वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और एक जुमला मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और कहा किसने वो बाद में बताती हूँ। आप लोग मेरे फ़ैसलों में कुरान की आयत और अहादीस को अपनी मीडिया रिपोर्ट्स में शामिल क्यों नहीं करते? जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने यह सवाल जर्नलिस्ट से किया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी, उससे पहले वो पहुँच गए, उन्होंने बात की और उनका इस पर यह कहना था कि हम में से हर एक ने इसकी वजह बयान करने की जब सहाफ़ियों ने वजह बयान करने की कोशिश की तो वो मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप जो मैं कोट करता हूँ वो लोगों को बताएंगे तो कोई भी इबहम है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इनके हवाले से और भी चीज़ें कही जाती हैं कि प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ ये जजेस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ से पैदल चल के और ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं और वहाँ आते हैं, प्रोटोकॉल के सख्त खिलाफ हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ें इनके नाम से जुड़ी हुई हैं और इनके बारे में कही जा रही हैं। अब इनके तैनाती के बाद इनको कौन से चैलेंजेस का सामना होगा या इनके आने से कोई खुश आइन चेंजेस हम देखेंगे? 29वें चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, तो इनके हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? ठीक ठाक हूँ। सलमान साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा सलमान साहब, ये मैंने बताया भी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, ओवरऑल इम्प्रेशन क्या है और क्या चैलेंजेस होंगे जस्टिस साहब को? देखिए, पहला चैलेंज तो उनके सामने जो सबसे बड़ा है वो अपनी सफों को दुरुस्त करना है। यानी जुडिशरी के अंदर जो डिवीजन नजर आ रही थी और लगता ये था कि बेंच जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया है और दो ग्रुप्स बन गए हैं और इसका इजहार खुद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब करते रहे हैं कि एक मखसूस जजेस जो है उन्हीं का बेंच बनाया जाता था। तो पहला चैलेंज तो उनको यह है कि वो अपने इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इस वक्त जो जजेस के दरमियान डिवीजन है या ग्रुपिंग है उसको वो एलिमिनेट करें, उसको खत्म करें, ताकि ये परसेप्शन जो है बाहर जो निकलता है कि जजेस जो है वो तकसीम हो चुके हैं मुख्तलिफ ख्यालात में, मुख्तलिफ जमातों के चक्कर में, मुख्तलिफ ग्रोहों के चक्कर में, ये खत्म होना चाहिए। पहला चैलेंज तो ये है। और बाकायदा बार और बेंच के दरमियान जो ताल्लुकात है उसको वो असर नो उसको डील करे, ताकि ये तसव्वुर परसेप्शन भी बाहर बिल्ड ना हो कि बार और बेंचेस भी जो है वो दो मुख्तलिफ सोचों के साथ ऑपरेट हो रहे हैं। उसके बाद उनका तीसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, अब देखना यह है कि क्या वो ये रिफॉर्म्स कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यानी हमें जजेस की तकरीरी के ऊपर भी बड़े कंसर्न्स हैं, बेंचेस की तकरीरी के ऊपर भी बड़े कंसर्न्स हैं। अगरचे वो ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास ये राइट नहीं होना चाहिए बेंच बनाने का और दो मोस्ट सीनियर जजेस उनके साथ होने चाहिए। तो अब उनका एक्शन बताएगा जब वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं तो वो किस तरीके से इंटरनल जुडिशियल रिफॉर्म्स को फोकस करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बड़े लोगों के सीरियस कंसर्न्स हैं, बार एसोसिएशन के भी हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तीसरा उनका जो मुझे लगता है जो बड़ा चैलेंज है, कुछ लोग उनको पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये परसेप्शन उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा चीफ जस्टिस आ गया है। खासतौर पे इसमें मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल या मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, उनको ये भी साबित करना है कि वो किसी पार्टीजन के साथ नहीं है, वो आइन के साथ है, कानून के साथ है और रूल्स के साथ है। ये परसेप्शन भी उनको बिल्ड करना पड़ेगा, वरना ये होगा ना कि हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस आ गया है तो शायद हमारी मर्जी के फैसले आ जाएंगे। बाकायदा जो है ये चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे और उनके पास वक्त ज्यादा नहीं है, उनके पास सिर्फ 1 बरस है। 1 बरस तक वो चीफ जस्टिस के तौर पर रहेंगे तो इस मुख्तसर अरसे के अंदर वो ये 1 बरस बहुत इंपॉर्टेंट है ना सलमान साहब, पाकिस्तान के लिए तो ये 1 बरस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में ही शायद इलेक्शंस भी होंगे और इसी में ये जो हम तमाम चीज़ों का चेंज देख रहे हैं वो भी इसी में होगा। तो इस दौर में जो फैसले होंगे और जो कानून कलमबंद होंगे और जो तमाम चीज़ें होंगी वो तो बहुत अहमियत की हामिल होंगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मिसाल के तौर पे ये जो लोग परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं या ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार हो जाए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रोल होगा और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ऊपर ये आएगा कि क्या वो आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर या फरवरी तक इलेक्शन को इंश्योर भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो बहुत से सियासी मुकदमात भी हैं और बहुत सी सियासी करेक्शन करनी भी है। तो मुझे लगता है कि हमने वैसे बहुत ज्यादा चैलेंजेस उनके सामने रखे हैं और लोगों की होप भी बहुत ज्यादा है, लोग उनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखते हैं और बहुत से लोग कल से आप देखिए उनको एक इनकलाबी चीफ जस्टिस के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। तो ये उनका ही बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरीके से जुडिशरी के अंदर बैठे हुए जो ग्रे एरिया है उनको कैसे डील करने में कामयाब होते हैं। क्या इनकी अपनी शख्सियत के हवाले से कोई झुकाव है जो सामने आता है या जिसके बारे में कहा जाता हो? जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि कोई भी आता है तो कहते हैं जी ये तो इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है फला पार्टी के लिए या फला लीडर के लिए। ऐसी कोई चीज़ इनके हवाले से क्या जोड़ी जाती है या नहीं?
नहीं, जोड़ी तो जाती है, वही मैंने कहा है कि बिल्ड भी किया जा रहा है परसेप्शन उनके बारे में। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस इस बारे में ज्यादा कॉन्शियस होंगे और सेंसिटिव होंगे, और वो इस तरह का कोई अमल नहीं करने की कोशिश करेंगे जिससे वो खुद को मुतनाजा बना ले। यही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है कि वो अपने आप को नॉन पार्टीजन रख के आइन और कानून के साथ खुद को खड़ा करने की कोशिश करें, और जो लोग उनको लिंक कर रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, उसकी वो नफी करें। सही। अच्छा, अब जरा ये जो पीडीएम है जो आपस में बहुत भाईचारे के साथ चलती रही, अब जरा जो है वो लगता है कि ये बारिश जो है ना तूफान में चेंज हो जाएगी, और कुछ आपस में भी तूफानी अल्फाज का तबादला होता है, कुछ मिजाज का तबादला होता है। जब फैसले की घड़ी आ रही है आगे आहिस्ता आहिस्ता, तो इन दोनों का सच जो है वो निकल के सामने आ रहा है। इस बारे में सलमान आबिद साहब दोबारा अगर आते हैं तो हमसे वो बात करेंगे। लेकिन ये जो पीडीएम का एका था, अब हम देख रहे हैं कि वो कहीं टस से मस, पहले तो नहीं होता था लेकिन अब हिलजुल वहाँ पर शुरू हो गई है। और यही पावर पॉलिटिक्स है। ऑब्वियसली जब पावर की तकसीम की बात आएगी तो पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है और आपस में कितना एका है और आखिर होगा क्या। इसके बारे में जैसे ही सलमान आबिद साहब आते हैं तो वो हमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जहाँ हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, एंड सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान साहब, ये जो पीडीएम है इनका एका जो है वो अब उस तरह रहा नहीं है, और आने वाले दिनों में शायद इससे पर्दा और उठ जाएगा। और खुसूसी तौर पे पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के आपस के जो मामलात हैं और आपस में जो रंजिशें हैं उसका आगाज़ हो चुका है। पहले भी रंजिश ही सही था, लेकिन अब भी दोबारा से रंजिशें शुरू हो गई हैं। देखिए, ये लड़ाई तो फितरी थी क्योंकि उनका इत्तेहाद भी गैर फितरी था जी। और सब इमरान खान दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर इकट्ठे हुए थे। अब जब वो इमरान खान जेल में है, उनकी पार्टी अताब में है, तो इनके अपने दरमियान रसाकशी है। लेकिन बुनियादी रसाकशी ये है कि पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीएमएल-एन को ज्यादा मार्जिन दे रही है और हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है पूरे पाकिस्तान में। और जरदारी साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना था, उनको पीपल्स पार्टी की बजाय जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन करवाया जा रहा है। तो कंसर्न्स तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत हैं। और पीएमएल-एन के हवाले से कि जो जिस तरह से फवाद हसन फवाद, आहद चीमा और बहुत से लोग जो फेडरल कैबिनेट के अंदर हैं, उनको लगता है कि जैसे ये कोई शहबाज शरीफ हुकूमत का पार्ट 2 है, इसलिए पीपल्स पार्टी उसमें रिएक्ट कर रही है। लेकिन आसिफ अली जरदारी अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुसालत के साथ, मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथ साथ उन्होंने बिलावल भुट्टो को ये टास्क दिया है कि अगर इसके मुकाबले में कोई दूसरा नैरेटिव बिल्ड करना पड़े तो तुम जो है वो पब्लिक के अंदर जो है वो एक पॉलिटिकल स्टांस लेने की कोशिश करो। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बड़े इख्तलाफात हैं बिलावल में या जरदारी में। मैं इसको एक स्ट्रेटेजिकल डिफरेंसेस समझता हूँ। और एक स्ट्रेटेजी का डिफरेंस है कि एक वालिद साहब जो है वो एक स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे और जो बिलावल है वो इस काम पे करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब एक स्ट्रेटेजी पे काम करते थे और शहबाज शरीफ साहब एक स्ट्रेटेजी पे काम करते थे। लेकिन ये बात नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी को और पीएमएल-एन को भी लग ये रहा है कि हालात जिस तरह से हमारे सामने आने चाहिए थे, हालात उस तरह से नहीं है। और ये जो नैब की तरामीम वापस हुई है, उसके बाद उनको लगता है कि जैसे उनको कंट्रोल करने के लिए ये फैसला किया गया है। अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी के इर्द गिर्द आजकल घेरा भी तो तंग किया जा रहा है, ये भी बातें सुनने में भी आ रही हैं। फिर कहीं कहीं ऐसे इवेंट्स भी हो जाते हैं जिसमें पता चलता है कि अब इन पर कड़ी नजर है। क्या कड़ी नजर है या ये भी एक सिर्फ इम्प्रेशन ही है? नहीं, अगर पीपल्स पार्टी एक फर्माबरदार बच्चे की तरह काम करेगी और जो उनको टास्क दिया जाएगा उसी दायरे कार में रहेगी तो उनके लिए खतरात नहीं है। लेकिन अगर वो एक फर्माबरदार बच्चे की बजाय जरा मुजाहमत करेगी, अपना बड़ा हिस्सा मांगने की कोशिश करेगी, तो फिर उनके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सी चीजें हैं। और यही सूरत नवाज शरीफ साहब के लिए भी है कि नवाज शरीफ साहब को और उनकी पार्टी को भी एक फर्माबरदार बच्चे की तरह रहना है, वरना ये जो नैब के नए मुकदमात खुल रहे हैं उसमें उनको भी अताब में लाया जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि नैब के अंदर ये तरामीम जो हुई वापस हुई है, उससे दोनों बड़ी पार्टियों के ऊपर दबाव बढ़ा है। अब देखना होगा कि नए चीफ जस्टिस साहब क्या फैसला ऐसा करते हैं जो बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये नैब की तरामीम जो है वो बहाल हो जाए और ये जो फैसला कालिदम हुआ है इसको वापस जो ले लिया जाए। तो बहुत से लोगों की बहुत सी तवक्कुआत है। लेकिन लगता यह है कि इस वक्त सियासी जमातों के हाथ से गेंद जो है काफी हद तक बाहर निकल गई है और उसमें एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा जो है वो हमें ज्यादा भारी नजर आता है।
अच्छा, सो ये जब इलेक्शंस की बात होती है, जब ये सारा कुछ हो चुका है, तो इलेक्शंस कब होंगे? क्योंकि इलेक्शन उस दौर में ये कहा जाता था, शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, कि जी चलें ये टर्न्योर पूरा करना है। इलेक्शन कमीशन कहता था हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है। तो जाहिर है उस वक्त से ये बात हो रही है, 1.5 साल वो भी रहे, उस वक्त से ये बातें हो रही हैं, 1.5 साल में तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। अब वो चले गए, निगरान सेटअप आ गया, अब भी तैयारी मुकम्मल नहीं है, या न जाने कौन सी ऐसी बातें। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम बताएंगे डेट कब है। तो कब होगी आखिर ये डेट? तय क्यों नहीं हो पा रही? क्या कौन सा ऐसा एस्ट्रोलॉजी का साइन है, या वो है जिसके बाद डेट डिसाइड होगी? जी नहीं, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर इंतखाबात का फैसला करके खुद ही इंतखाबात में ताखीरी हरबे इख्तियार किए हैं। अब ये कहना कि जी हम 90 दिन में इंतखाबात चाहते हैं, ये एक सियासी स्टंट तो हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल में इस बात की तौसीक की थी कि इंतखाबात में पहले मरदमशुमारी के नताइज को बुनियाद बना के हल्काबंदियां हो और फिर इलेक्शन हो। अब दूसरी बात यह है कि देखिए ना, सदर ने डेट देनी थी, इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी थी, ये बात नहीं है। बात यह है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, आइन तो यही कहता है। अब इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो सबसे ज्यादा मुतनाज़ा है, और इलेक्शन कमीशन बला वजह इंतखाबात में ताखीर का सबब बन रहा है। अब नहीं मुझे पता कि इस इलेक्शन कमीशन की ताखीर की सबब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट के कौन से लोग हैं या कौन फैसला करवा रहा है कि हमें अभी इंतखाबात कबूल नहीं है। आपने आसिफ अली जरदारी का भी बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले मईशत को मुस्तहकम कर लें, फिर इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। यानी वो जो आपको याद है ना, माजी में एक नारा लगता था, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। अब पहले मईशत और फिर इंतखाब की बात हो रही है। ये जो अभी कारोबारी शख्सियात जो आर्मी चीफ से मिले हैं लाहौर और कराची में, उन्होंने भी यही कहा जी आप मईशत पे फोकस करें। तो अब हम मईशत पे फोकस करना चाहते हैं, और इंतखाबात शायद हमारी तरजीह नहीं है, लेकिन एक दबाव बहुत है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी, निगरान हुकूमत के ऊपर भी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, कि ज्यादा से ज्यादा फरवरी या जनवरी से आगे ये इलेक्शन जाने नहीं चाहिए। और फिर आपने देखा कि बरतानवी सफारतकार और अमेरिकन सफारतकार भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि सारे खेल के नतीजे में क्या वाकई इस मुल्क में इलेक्शन हो सकेंगे, और अगर इलेक्शन नहीं होते तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि मामलात खराब होंगे, दुरुस्त होने की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, और आपके इस तज्जिए का। और हालात ख़राब होने के इम्कानात बारहा कहे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों की रीच से चीज़ें बाहर हो रही हैं, हमने देखा। और हमने बहुत से ममालिक को, अभी रीसेंट एग्जाम्पल जो है वो श्रीलंका की है, जहाँ पर हमने देखा था कि क्या सूरत हाल हुई थी। अल्लाह ना करे कि वो वक्त हम देखें या हमारे लोगों को इस हद तक जाना पड़े, लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उसमें प्रिडिक्शन यही की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में ख़तरात और ख़दशात बढ़ जाएंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।